हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज की इस वीडियो में अपन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस आने तय हैं, उस रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। उसमें 5 से 6 टॉपिक आपके इंक्लूड हैं, जिसमें से टॉपिक लाइट और जो जैव प्रक्रम है ये काफ़ी लेंथी टॉपिक्स है। यदि इनको आप लोग डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर चलता है। हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लाइट से संबंधित पूछे जा सकते हैं, और हमारा जो सोर्स है कहाँ से हमने ये चीजें कलेक्ट की है वो है एनसीईआरटी बुक क्लास 10, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से आने तय हैं। तो इस टॉपिक रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एनसीईआरटी बुक से वो हमने कवर किए हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा विस्तृत नहीं, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काम का होगा, है ना भाई। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्लास 10 साइंस के अंदर जो लेसन नंबर 9 और लेसन 10 दोनों टॉपिक लाइट से संबंधित है। तो पहले अपन लेसन 9 की बात करते हैं। तो लेसन 9 के अंदर सबसे पहले टॉपिक है प्रकाश लाइट। इसकी परिभाषा से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नए क्वेश्चन बनेगा। सेकंड हेडिंग आती है प्रकाश के अंदर प्रकाश के गुण। यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन सुनना। पहले क्वेश्चन क्या है कि जो तरंग होती है, तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग दो प्रकार की होती है। पहले होती है यांत्रिक तरंग, पहली होती है यांत्रिक तरंग और सेकंड होती है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग का एक नाम और होता है, इसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। क्या डिफरेंट होता है कि जो यांत्रिक तरंग होती है ये या तो ठोस में चल सकती है, या द्रव में चल सकती है, या गैस में चल सकती है। यानी अपन बात करें तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम जरूरी है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यदि माध्यम नहीं होगा, और माध्यम नहीं होने को मतलब क्या, निर्वात। निर्वात में ये गति नहीं करती है। जबकि अयांत्रिक तरंग है, यदि माध्यम होगा तो भी गति करेगी, और यदि माध्यम नहीं होगा तो भी गति करेगी। और माध्यम नहीं होने का मतलब होता है निर्वात, यानी कुछ भी नहीं होना। तो पहली बात समझ में आई। तरंग दो प्रकार की, यांत्रिक अयांत्रिक। अयांत्रिक को वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम जरूरी है, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। यदि माध्यम नहीं है यानी निर्वात है तो गति नहीं करेगी। लेकिन अयांत्रिक तरंग यदि माध्यम होगा तो भी गति करेगी, माध्यम नहीं होगा यानी निर्वात होगा तो भी गति करेगी। अब ये जो प्रकाश है, जो प्रकाश है आपका, ये अयांत्रिक तरंग है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि माध्यम होगा तो भी गति करेगी, और निर्वात होगा तो भी गति करेगी। तो इसकी यहाँ पे एक सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल निर्वात में होती है, निर्वात से कम गैस में, गैस से कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। लेकिन ठोस कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, तो ही प्रकाश गति करेगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहली चीज, पहली बात तो ये अयांत्रिक तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है। सेकंड चीज ये सीक्वेंस, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, इससे कम गैस में, इससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। पहली चीज। सेकंड बात आप क्या याद रखनी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी जाती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकंड, ये मान आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और इतनी होती है। पहला पॉइंट क्लियर। यांत्रिक तरंग सॉरी अयांत्रिक तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और ये सीक्वेंस है, घटता हुआ सीक्वेंस है ये, ठीक है। और निर्वात में चाल सबसे ज्यादा होती है, वो इतनी होती है। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको, वो क्या है सुन लो। वो ये है कि तरंग तो कौन सी, जो प्रकाश होता है ना, ये द्वैती प्रकृति रखता है, डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति। यानी इसकी दो प्रकृति है,
तरंग के रूप में भी पाया जा सकता है और कण के रूप में पाया जा सकता है। यदि तरंग होगी तो कौन सी होगी, अयांत्रिक तरंग या वैद्युत चुंबकीय तरंग, और कण होगा तो उस कण को नाम दिया जाता है फोटोन। प्रकाश के कणों को क्या बोला जाता है, फोटोन। फोटोन मीन्स होता है प्रकाश। जैसे आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण, उसको इंग्लिश में होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब प्रकाश, तो प्रकाश के कण का नाम फोटोन है, तरंग का नाम अयांत्रिक या वैद्युत चुंबकीय तरंग है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आइए देखो सेकंड टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा आपको आनी चाहिए। परिभाषा क्या है सुनना। देखो ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, या यूं समझ लो ये कोई दर्पण है। दर्पण के एक तरफ मैंने पॉलिश कर दी और एक तरफ इसका चमकदार हिस्सा होगा ना, जिसमें अपन लोग आपका चेहरा, अपना चेहरा देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक अभिलंब बनाया, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, सतह से टकराएगी, जिस साइड से आ रही है उसी साइड में चली जाएगी। यहाँ पे साइड का मतलब मैं लूंगा माध्यम। देखो मैं विस्तृत बात नहीं बताऊंगा, यदि इसके बारे में बताना बैठ गया तो पहले आपको माध्यम के बारे में बताना पड़ेगा और फिर अपन परिभाषा की तरफ चलेंगे। तो मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ये कोई सतह है, एक तरफ इसमें पॉलिश हो रही है, यानी ये समझो आप लोग ये दर्पण है। दर्पण में एक तरफ पॉलिश है और एक तरफ चमकदार सतह है। इधर से प्रकाश किरण आ रही है और वापस इधर ही लौट गई, यानी जिस साइड से आ रही है उसी साइड चली गई। और साइड का मतलब माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस किरण को, प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। हो सकता है लाइन देके आपसे पूछ लिया जाए, है ना, क्योंकि यदि माध्यम चेंज हो जाएगा तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए परिभाषा से रिलेटेड, पूछा जा सकता है। आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, ये जो आने वाली किरण है ना, इसे बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन हो चुका है इसलिए इसे परावर्तित किरण कहेंगे। और यदि किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना हो ना, तो क्लास 10 का बैच चल रहा है यूट्यूब पे, उसमें लेसन 9 का मैंने 2 वीडियो डाल चुके हैं, वहां पर आप लोग देख लेना, मैंने इसका विस्तृत बता रखा है। यदि किसी को पूरी परिभाषा सारा कुछ देखना हो तो वहां से देख सकते हैं भाई, है ना। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये बीच में है अभिलंब, है ना, नॉर्मल। ये तीनों ना एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स या प्लस वाई या माइनस वाई। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये है, ठीक है। इसके अंदर पहला नियम कंप्लीट, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होंगे। सेकंड नियम सुनना। सेकंड नियम क्या है, देखो सेकंड नियम क्या है, ये जो आपतित किरण है ना, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे बोलता है कोण आई। और कोण आई का मतलब है आपतन कोण। आपतन कोण भी है ना, कोण आई से इसको दर्शाया जाएगा। और ये जो परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी इसे बोलेंगे कोण आर, और इसे बोला जाता है परावर्तन कोण। ये परावर्तन हो रहा है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो सेकंड नियम क्या होता है, ये जो कोण आई है यानी आपतन कोण है, और ये जो कोण आर है परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों हमेशा बराबर होंगे। जिस कोण से किरण आएगी उसी कोण से वापस जाएगी। इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे सुनिएगा। ये कोई सतह है, ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण। मान लीजिए कोई किरण, एक बात सुन लो, यदि ये सतह है, ये अभिलंब है, यदि कोण आपको सतह से दिया जाए तो आपको ये वाला कोण मानना है, सतह ये है। अभिलंब से बोला जाए तो ये वाला मापना है, और ना तो सतह का नाम ले ना अभिलंब का नाम ले, तो आपको हमेशा अभिलंब वाला कोण मापना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिएगा कि एक प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री के कोण पर आती है। अभिलंब के साथ बोला है 30 डिग्री, तो बताओ किस कोण से जाएगी परावर्तित किरण, यानी परावर्तन कोण कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कोण आई बराबर कोण आ, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, पहली चीज। इसके अलावा देखो कैसे पूछा जा सकता है, सुनिएगा। अभिलंब हो गया, ये किरण, ये किरण।
क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि एक प्रकाश से किरण 70 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अब उसने ये नहीं बोला कि सतह के साथ या अभिलंब के साथ, तो आपको अभिलंब के साथ मापना है। जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो ये सतह के साथ 70 डिग्री और ये वाला पूछ ले जाए तो ये भी 70 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ऐसे पूछ ले जाए, सुनिएगा कि एक प्रकाश की किरण सतह के साथ 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ये सतह के साथ 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो बताओ परावर्तन कोण कितना होगा। तो सुनना भाई, ये टोटल कोण 360 होता है, इसका ये आधा 180 होता है, इसका एक चौथाई 90 होता है। ये कंप्लीट 360, 180 और ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो टोटल कोण 90 का है। ठीक है कि नहीं, जिसमें से ये 30 का है, तो ये कितने बचेगा, 90 में से 30 घटा दो भाई, ये 60 बचेगा। बचेगा ना, नहीं बचेगा। और हम लोग जानते हैं कोण I बराबर कोण R होता है। जब ये 60 का है तो ये भी 60 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो इस नियम ये जो है कोण I बराबर कोण R, इस रिगार्डिंग सवाल पूछे जा सकते हैं। सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे। आई थिंक ये वाली चीजें यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, दर्पण। दर्पण की सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा, जो कि 10th क्लास में दी गई है। जो सारे टॉपिक, सारे हेडिंग वो हैं जो क्लास 10th की साइंस में लिखे गए हैं, है ना। आप सीधे देखेंगे तो नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन जब आप लोग तसल्ली से बुक को पढ़ेंगे ना, तो सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। परिभाषा, वैसे तो परिभाषा से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि दर्पण में एक तरफ पॉलिश की जाती है, तो पॉलिश किसकी की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है परिभाषा में से। तो या तो एल्यूमिनियम की या सिल्वर की, ये आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम की लेपन किया जा सकता है, सिल्वर का भी किया जा सकता है, इस बात से ध्यान रखना। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए और अलग अलग आपको चयन करना हो तो ए जी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिल्वर की यदि पॉलिश की जाएगी ना तो अच्छे से परावर्तन होगा, अच्छे से दिखेगा आपको उसमें। ठीक है, आइए देखो प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से। पहला होता है समतल दर्पण, सेकंड होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, और एक होता है परवलयाकार। परवलयाकार 3 प्रकार के दर्पण है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। परवलयाकार आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। समतल दर्पण की बात करते हैं, तो समतल दर्पण की परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसकी जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बनता है। देखो समतल दर्पण का मतलब क्या है, हम जनरली जो घरे में यूज करते हैं ना, नहाने धोने के बाद कंघी करने के लिए, या आपके जो बाथरूम में लगा होता है, वो होता है समतल दर्पण। ठीक है, तो इससे जो इमेज बनेंगे समतल दर्पण में देखने पर, जो आपका इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं 4 पॉइंट बता रहा हूं, 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहला विशेषता, पहले ध्यान रखना, देखो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होता है आभासी व सीधा, और एक होता है वास्तविक व उल्टा। आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा, वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। कैसे याद कर सकते हैं, आभासी में पीछे आया सी और ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आभासी हमेशा सीधा होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा। क्या डिफरेंट है, सुनिएगा। वास्तविक उल्टे का मतलब यह है कि हम इनको पर्दे पर उतार सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दर्पण है, बीच में वस्तु रखी है, तो हमें एक और आगे कोई वो पर्दा लगाना होगा, कोई कागज का टुकड़ा हो सकता है ना, कोई कपड़ा हो सकता है। यदि वास्तविक इमेज होगी तो उसको पर्दे पर उतार सकते हैं वापस, और यदि पर्दे पर नहीं आ रही है तो वो आभासी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। तो आभासी हमेशा सीधा होता है, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये बात क्लियर, तो सुनना। तो जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा आभासी व सीधा बनता है। आभासी सीधा बनता है, दैट मीन्स हम इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते। क्लियर है भाई। सेकंड सुनना, सेकंड विशेषता क्या है। सेकंड विशेषता ये है, मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट है, तो आप लोग जब दर्पण में देखेंगे तो 5 फीट के दिखेंगे, यानी वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज बराबर होती है ना। सेकंड विशेषता, वस्तु का आकार व प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है।
ध्यान रखना, वस्तु को बिंब भी बोला जाता है। बिंब यानी वस्तु होती है वह प्रतिबिंब का आकार बराबर होते हैं। क्लियर है भाई? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ा आपको प्रतिबिंब दिखेगा। तीसरी विशेषता सुनना, तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता देखो ये है कि जैसे ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है, आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, जंडू लाल, मान लीजिए आप और दर्पण के बीच की दूरी है 3 मीटर। कितने मीटर? 3 मीटर। तो जो इमेज बनेगा ना आपका, वो भी आपसे दर्पण के पीछे 3 मीटर दूरी पर बनेगा। यानी वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। यदि ये वस्तु दर्पण से 3 मीटर दूर है तो इमेज भी दर्पण के पीछे 3 मीटर दूरी बनेगा। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने 3 मीटर दूरी पर रखी है तो बताओ प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने 3 मीटर दूरी पर रखी है तो वस्तु और इमेज के बीच की दूरी, तो ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, टोटल 6 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीन विशेषता हो गई। चौथी विशेषता सुनिएगा। चौथी विशेषता का मतलब सुनो क्या है कि जो इमेज बनेगा ना, ये बनेगा पार्श्व परिवर्तित। कैसे बनेगा? पार्श्व परिवर्तित। क्या होता है सुनिएगा। देखो, आपके सामने दर्पण है, आप ऐसे खड़े हो, तो आपका ये हैंड है लेफ्ट हैंड, लेकिन इमेज का इधर वाला कहलाएगा राइट हैंड। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम इधर देख रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड, लेकिन जो इमेज है वो इधर देखेगी, तो इधर का उसका राइट हैंड हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड, जब मेरा इमेज बनेगा तो इधर देखेगा, तो इधर का हैंड हो जाएगा राइट हैंड। कहने का मतलब इमेज का, वस्तु का लेफ्ट इमेज का राइट हो जाता है, और वस्तु का राइट इमेज का लेफ्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। जैसे नीचे जल है, आप जल के ऊपर, जैसे नीचे जल है और आप खड़े हो, तो आपका ये हिस्सा टॉप है, पैर बॉटम है, तो जल में देखेंगे ना तो पैर ऊपर दिखेंगे और आपका जो सिर है वो नीचे दिखेगा। इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित, यानी लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम, बॉटम टॉप, चेंज जब हो जाते हैं इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। तो ये चार विशेषताएं आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। आगे सुनो, आगे है गोलीय दर्पण। इसकी परिभाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। प्रकार मैंने आपको बता दिए, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है उत्तल दर्पण और सेकंड होता है अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल, ठीक है। अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी बात कर रहे हैं। पहले तरीका देखो, पहले क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, उत्तल अवतल, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। सारी परिभाषाएं आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है, और वो रिलेशन होता है r बराबर 2a। इस बात का ध्यान रखिएगा, r बराबर 2a, या हम इसको कह सकते हैं f बराबर, देखो ये गुणा के रूप में r में क्या लग जाएगा? भाग, f बराबर r/2। क्या मतलब है इसका सुनिएगा। r का मतलब तो होता है वक्रता त्रिज्या। अब क्या होता है इसके लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और f का मतलब होता है फोकस दूरी। ध्यान रखना, फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस नहीं होता है। मुख्य फोकस को तो कैपिटल F से दर्शाया जाता है, फोकस दूरी को स्मॉल f से। मतलब क्या है इस समीकरण का? मतलब क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। मतलब ये है ना, r मींस वक्रता त्रिज्या और स्मॉल f मींस फोकस दूरी। समीकरण है r बराबर 2f, मतलब जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि r में 2 का भाग लग रहा है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब यदि आपके पास r का मान 4 है तो f का मान 2 होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी एक का मान दिया जाएगा, किसी एक का मान पूछेगा, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, या क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। केवल परिभाषा से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोलीय दर्पण वाली में से। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के उपयोग। तो पहले तो अपन उत्तल दर्पण का उपयोग बात कर लेते हैं, और फिर अपन अवतल दर्पण के उपयोग का बात कर लेते हैं। देखिए, उपयोग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के उपयोग सुनना भाई। अवतल दर्पण क्या करता है? देखो, अवतल दर्पण जो होता है ना, वो हमेशा वस्तु का छोटा इमेज भी बनाता है
वस्तु के बराबर भी बनाता है और वस्तु का बड़ा भी बनाता है। इसके अलावा ये प्रकाश की ये इमेज बनाता है, इससे संबंधित कुछ इसके उपयोग होते हैं, तो अपन उन उपयोग की बात कर लेते हैं एक बार। तो जो अवतल दर्पण होता है ये वस्तु का बड़ा इमेज भी बनाता है, छोटा भी बनाता है वस्तु के बराबर। जैसे वस्तु 1 फीट की है तो 1 फीट से कम का भी बनाएगा, 1 फीट का भी बनाएगा और 1 फीट से ज्यादा भी बनाएगा। तो जहां पर भी आपको बड़ी इमेज देखनी हो वहां पर कौन सा दर्पण काम लेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा इमेज बनाता है, ध्यान उत्तर का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश के किरणों को एक जगह इकट्ठा भी करता है। तो जहां पर आपको प्रकाश को इकट्ठा करना हो वहां पर भी कौन सा लेंस कौन सा दर्पण काम मिलेंगे? अवतल। जैसे पहले मैं इकट्ठे करने वाली बात करता हूँ। जैसे आपका टॉर्च होता है, टॉर्च प्रकाश एक जगह गिरना चाहिए तो वस्तु अच्छे से दिखाई देगी। सर्च लाइट, सर्च मीन्स तलाश करना ना, तो सर्च लाइट मतलब टॉर्च को सर्च लाइट कह सकते हैं। इसके अलावा जो वाहन होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जो होती है उसमें भी अवतल दर्पण होता है लाइट के पीछे की तरफ, ताकि प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो। ठीक है, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट में। इसके अलावा सुनना, ये जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, ये भी इसी का काम में लेते हैं, है ना। इसके अलावा जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर, सोलर मीन्स जो सूर्य से चलते हैं, है ना, क्योंकि प्रकाश एक जगह इकट्ठा होना चाहिए तो ही तो आग लगेगी, तो ही तो गर्म होगा सोलर कुकर में। इसके अलावा जो सौर बत्ती होती है, सौर बत्ती, उसमें भी, है ना। तो देखो इन सभी में प्रकाश के किरण को इकट्ठा करना होता है। ईएनटी, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, ये क्या करते हैं? जो भी देखेंगे वो बड़ा दिखना चाहिए, और बड़ा कौन दिखाता है? अवतल दर्पण। तो इसमें भी अवतल दर्पण काम मिलेंगे। इसके अलावा सुनना, इसके अलावा 4 हो गए, 5 सुनेगा। आपको जो सेविंग दर्पण होता है ना, हजामत वाला, इसमें भी आप लोग क्या करते हैं? बड़ा चेहरा देखते हैं ताकि कट ना जाए, तो बड़ा चेहरा यानी बड़ी वस्तु, बड़ा प्रतिबिंब को दिखाएगा अवतल दर्पण, इसमें भी। इसके अलावा जो ज्योतिष होते हैं, जो पाम रीडिंग यानी हथेली को पढ़ते हैं, तो बड़ा दिखना चाहिए, रेखा अच्छे से दिखनी चाहिए, तो वो भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसके अलावा जो आवर्धक ग्लास होता है, आवर्धक का मतलब होता है बड़ा करके दिखाने वाला, और बड़ा कौन दिखाता है? अवतल। तो आवर्धक ग्लास में भी इसी का यूज करते हैं। इसके अलावा जो जासूस होते हैं, जासूस, तो जासूसी में भी इसी का यूज करते हैं, क्योंकि चीजें बड़ी दिखनी चाहिए, है ना, तो अच्छे से जासूसी हो पाएगी। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। सुनिएगा, उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग ध्यान रखना, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। पश्य या पश्च दृश्य का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग 4 व्हीलर के अंदर बैठेंगे तो जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उसके जस्ट सामने अंदर की ओर एक दर्पण लगा होता है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर के सामने ऊपर की ओर लगा होता है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। लेकिन ध्यान रखना, तो छोटी गाड़ी होती है ना, जैसे अल्टो वगैरह है, वहाँ पे समतल होता है, लेकिन जो बड़ी गाड़ी होती है जैसे रोडवेज है, ट्रक है, वहाँ पे उत्तल होता है, ताकि ना पीछे का सारा एरिया दिख जाता है। तो छोटी गाड़ी में हम जनरली समतल काम में लेते हैं, है ना, और बड़े में उत्तल, लेकिन आपको उत्तल ही याद रखना है। तो वाहनों का जो अंदर लगा होता है उसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर, पश्चिम दृश्य दर्पण, पहली चीज। इसके अलावा वाहनों के साइड में लगे होते हैं, वाहनों की साइड में जो लगे होते हैं, पार्श्व दृश्य दर्पण, पार्श्व दृश्य दर्पण, ये भी उत्तल दर्पण होते हैं, अंदर भी उत्तल, उसके बाहर भी उत्तल। इसके अलावा और वाहनों के तीव्र मोड़ पर, पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर, पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर, तीव्र मोड़ों पर आपने देखा होगा ना कि जैसे घुमाव आ जाता है पहाड़ों पे, अपन जा रहे हैं और सीधा घुमाव आता है, तो वहां पर ना दर्पण लगे होते हैं ताकि इधर से आने वाले, इधर से जाने वाले वाहन आपस में देख सके। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट होती है, गली मोहल्ले में जो लाइट लगी होती है गलियों में, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट, उसमें भी, है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना प्रकाश को फैलाता है, तो गली में जो लाइट लग रही है ना ये फैलना चाहिए, ज्यादा उजाला होना चाहिए, ठीक है, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो एटीएम मशीन होती है वहां पर भी लगा होता है, आपने देखा होगा ना एटीएम मशीन, जैसे ये आपकी डिस्प्ले है ना, और इस डिस्प्ले में एक कोने पर दर्पण से लगा होता है, हम जाएंगे पूरा कवर हो जाते हैं, छोटा सा लगा होता है लेकिन पूरा आ जाता है, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा इमेज बनाती है, जब पूरा आ जाएंगे कैमरे के अंदर ना, दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण एटीएम मशीन में। इसके अलावा दुकानों में चोरी रोकने के लिए,
कोई चोर जाएगा, मुंह ढक के जाएगा, मान लीजिए वो पूरा दिखेगा नहीं, छोटा सा दिखेगा इसका हिस्सा, तो मुंह को ढक लेगा, क्या दिखेगा, पूरा दिखना चाहिए ताकि उसकी स्कैनिंग हो अच्छे से। इसके अलावा जो मेट्रो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो मेट्रो स्टेशन होती है, मेट्रो ट्रेन होती है, उनके दरवाजे पर भी लगा होता है ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी क्राउड उसमें आ जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला इमेज छोटा होता है वस्तु से, ठीक है, तो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये उपयोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे और अभी भी पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, ये उपयोग इन्हीं में से कोई आपके एग्जाम में टपकेगा भाई, है ना, टपक जाएगा, याद रखिएगा सारे सारे। आगे सुनिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन में क्या हो रहा था कि जैसे कोई माध्यम है, ये कोई सतह है या फिल्म है, प्रकाश की किरण आई तो जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई, ये तो परावर्तन था। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, सुनिएगा, इसका उल्टा होगा। ये कोई सतह है या विलम है, प्रकाश की किरण आई, मान लीजिए ऊपर तो जल है, इस सतह के ऊपर जल है और इसके नीचे वायु है, तो प्रकाश किरण जल से वायु में आ गई, क्या माध्यम चेंज हो गया? कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब माध्यम दो हो सकते हैं, सघन विरल, विरल सघन, तो इसके लपड़े मत पड़ो, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, बस एनफ है। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम। पहला नियम, आपने परावर्तन में दो नियम पढ़े थे कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, तीनों में से एक ही तल में होंगे। यहाँ पर भी सेम होता है पहला नियम। तो देखो, इस किरण को तो बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तन में बोला था परावर्तित किरण, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है इसलिए बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित, और ये तो आपका अभिलंब भाई साहब है ही, है ना, तो ये तीनों में से एक ही तल में होंगे। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों में से एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम सुनेगा, काफी इंपोर्टेंट है। देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे ये कोण मान लीजिए 70 डिग्री का है, एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ भाई, देखिए होता क्या है, सपोज करो ये जो किरण है ना, इसको आपने कम कर दिया, ठीक है, ये विलंब से कोण आपने कम कर दिया, तो ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जितना कम आप यहाँ पे करेंगे उतना कम यहाँ पे होता जाएगा। कहने का मतलब, यदि इसे बोलते हैं हम आपतन कोण, कोण, कोण आई, ये जो अभिलंब के साथ कोण बनेगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ, इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। उसमें परावर्तन कोण बोला था, इसमें अपवर्तन कोण। तो जो आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण बढ़ेगा, आपतन कोण घटेगा तो अपवर्तन कोण घटेगा। दो चीजें होती है, सुनना। जैसे मैंने लिखा A समानुपाती B, इसका मतलब ये होता है यदि A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A घटेगा B भी घटेगा, B बढ़ेगा A भी बढ़ेगा, B घटेगा B भी घटेगा। यानी एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा दूसरा बढ़ेगा, है ना, मतलब समान होगा, घटेगा बढ़ेगा समान चलेगा। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि यदि आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, आपतन कोण घटेगा तो अपवर्तन कोण भी घटेगा। कुल मिलाके दोनों में कैसा संबंध है, समानुपाती का संबंध है। तो इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो लिखता हूं पहले, तुम्हें समझना लाइन। सेकंड नियम, पहला नियम क्लियर, दोनों तीनों में से एक तल में होंगे। सेकंड नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, है ना, कोण मतलब, ज्या का मतलब कोण है एक तरीके से, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब क्या, सुनना भाई, कि आपतन कोण है कोण आई और आपका कोण आर, ज्या का मतलब था साइन, तो यहाँ पे साइन लगा दो, थोड़ा दूर लिखो, साइन, साइन मतलब ज्या, आई मींस आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी इसको पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, साइन आई बटा साइन आर, ये मैंने अनुपात लिख दिया। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यह आपका नियम है।
अब है कैसे सुनना, मैंने भी आपको बताया था कौन आई बढ़ेगा कौन आर बढ़ेगा, कौन आई घटेगा कौन आर घटेगा। कहने का मतलब दोनों के बीच में समानुपाती का संबंध है। जब एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ती है तो दोनों के बीच समानुपाती का संबंध होता है। तो कौन आई और कौन आर के बीच में समानुपाती का संबंध है। और जब भी समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं, साइन आई मैंने लिख दिया, जब इसमें बराबर लिखूंगा तो हमें से एक नियतांक आता है, एक वैल्यू आती है और मैं उसको एन से दर्शा रहा हूं। ये एन ही क्या नियतांक है और आ जाएगा साइन आर। साइन आई और साइन आर के बीच समानुपाती का संबंध था। समानुपाती को जब बराबर में चेंज करूंगा तो नियतांक आएगा एन आ गया, तो साइन आई बराबर एन इंटू साइन आर। तो मुझे बताओ जब एन का मान निकालूंगा तो ये गुणा के रूप में है, तो साइन आई में क्या लग जाएगा भाग, तो हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। और एन का मतलब है नियतांक। मुझे बताओ क्या ये आ गया क्या आपका साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक आ गया क्या, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, ध्यान रखना भाई। आगे देखो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। हाँ इंपॉर्टेंट चीज उदाहरण देखो, जनरली आपसे परावर्तन के एग्जांपल है नहीं, अपवर्तन आगे पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण व्यतिकरण ऐसी घटनाएं हैं, इनके एग्जांपल ही पूछे जाएंगे, संभावना यहीं से क्वेश्चन बनने की। तो सुनना भाई, मैं एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। यदि कोई चीज सच्ची है, कोई चीज सच्ची है लेकिन झूठी दिखाई दे रही है, उसका कारण है अपवर्तन। कैसे समझना, पहला एग्जांपल सुनना। जैसे ये आपके पास कोई कांच का गिलास है, ठीक है, आपने इसमें पेंसिल डाली, ये लो पेंसिल डाल दी, पेंसिल आपको सीधी दिखेगी। अब आपने क्या इसमें पानी डाल दिया, क्या डाल दिया पानी। तो ये जो पेंसिल है ना, आपको मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, पेंसिल देखना आपको कैसे दिखाई देगी, ये पेंसिल हल्के से आपको ना टेढ़ी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। सच्ची बात तो ये है कि पेंसिल सीधी है लेकिन झूठा दिखाई दे रहा है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पेंसिल सीधी है लेकिन आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है, अपवर्तन के कारण। रट लेना, यदि कोई चीज सच्ची है लेकिन झूठी दिखाई दे रही है, अपवर्तन के कारण ऐसा होगा। ठीक है, इसके अलावा सुनो, ये कोई गिलास है, ठीक है, आप लोग इसे बाल्टी समझो, ये बाल्टी है, आप लोग इसको देखो बिल्कुल खाली है, पानी नहीं है, आपको इतनी गहरी दिखाई देगी। जब आप इसमें पानी डाल देंगे ना तो आपको कम गहरी दिखाई देगी, इसका जो पैन है ना थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। सच्ची बात तो ये है कि बाल्टी इतनी गहरी है लेकिन झूठा दिखाई दे रहा है, कम गहरी दिखाई दे रही है आपको, क्यों, पैन ऊपर दिखाई देगा, इसके कारण अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो किसी भी बर्तन की गहराई का कम दिखना जल से भरने के बाद। इसके अलावा सुनना, ये इसमें पानी नहीं है, आपने यहाँ पे नींबू डाला, ठीक है, अब आप लोग पानी डालने के बाद इसको देखोगे ना तो नींबू थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगा। या आपने सिक्का डाल दिया, सिक्का नीचे होगा लेकिन पानी डालने के बाद देखना सिक्का आपको ऊपर दिखाई देगा, यानी उसकी वास्तविक स्थिति से अलग स्थिति पे दिखाई देगा। इन सब का कारण क्या है, अपवर्तन है। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते नहीं है लेकिन टिमटिमाते नजर आते हैं, इसके कारण अपवर्तन के कारण, या इसको ध्यान रखना वायुमंडलीय अपवर्तन भी कह सकते हैं। और एक और एग्जांपल, तो पहले एग्जांपल कौन कौन से हो गए, किसी बर्तन में रखे पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, है ना, किसी बर्तन के पैंदे का कम गहरा दिखना, है ना, नींबू को पानी में डालेंगे तो उसका ऊपर दिखाई देना, या साइज में मोटा दिखाई देना, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा, जैसे एक ऐसे लेना जिसमें आप लोग कुछ अक्षर लिखे हो, ऐसी कोई बुक वगैरह लेना, इसमें बुक लेने इसमें अक्षर लिखे होंगे, और आप लोग एक कांच की पट्टी लेना, उस कांच की पट्टी को उसके ऊपर रख देना और ऊपर से देखना आपको अक्सर मोटे दिखाई देंगे, एक्चुअली मोटे है नहीं, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। इसके अलावा पानी से भरे बर्तन के पैंदे का कम गहरा दिखाई देना। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ध्यान रखना, ये एग्जांपल किसका है, अपवर्तन का है। इसके अलावा एक और सुनना, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तथा विलंबित सूर्यास्त मतलब क्या है, अग्रिम मतलब पहले, विलंबित मतलब बाद में। यानी यदि आपका सूर्योदय हो रहा है 4 बजे तो आपको दिखाई दे जाएगा 3:58 पे, यानी सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, सूर्य तो 4 बजे उदय होगा,
एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 बजे होता नहीं है, बता रहा हूँ 4 बजे उदय होगा लेकिन आपको 2 मिनट पहले दिखाई दे गया, ऐसा है ही, झूठा दिखाई दे रहा है। आपका मान लीजिए सूर्य 6 बजे अस्त होगा, 6 बजे अस्त होगा, लेकिन आपको 6:02 तक सूर्य दिखाई देगा, 6:02 तक सूर्य दिखाई देगा। यानी सच्ची बात तो यह है कि सूर्य 6 बजे अस्त हो चुका है लेकिन आपको झूठा दिखाई दे रहा है, यानी 2 मिनट पहले दिखाई दे जाएगा, 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। किसके कारण? अपवर्तन, या कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ये वायुमंडलीय कारण होता है ऐसा, ठीक है। तो दो मोस्ट एग्जांपल आप याद रखने हैं, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त। यानी जो चीज सच्ची है लेकिन झूठी नजर आती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आगे सुनना भाई, अपवर्तना देखो सीधा है, क्या होता है? वैसे सारी चीजें पता है हमें क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपका पर्पज केवल एग्जाम निकालना है। तो आपको यहाँ पे एक सूत्र याद रखना है, अपवर्तना को दर्शाते हैं एन से, है ना, या म्यू से दर्शाते हैं। एन बराबर होता है सी अपॉन वी, ये सूत्र याद रखना, एन बराबर सी अपॉन वी। सी का मतलब होता है वायवीय या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायवीय लिख सकते हैं, निर्वात भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मान निर्वात में प्रकाश की चाल लेनी है, जो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकंड। आपको क्या होगा, सवाल में क्या दिया जाएगा? सी का मान तो सभी को पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकंड, और एन का मान जो कि है अपवर्तनांक, इसका मान दिया जाएगा, और वी का मान पूछेगा। वी का मतलब है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस नहीं होगा क्योंकि गैस हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो सी का मान सभी को पता है, यदि एन का मान देगा तो वी का मान पूछेगा, वी का मान देगा तो एन का मान पूछेगा। अपवर्तनांक को सिर्फ इतना याद रखना है। आगे सुनो, लेंस। लेंस की परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। प्रकार की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका उत्तल लेंस, और सेकंड होता है आपका अवतल लेंस। देखो मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा से छोटा बने। इसमें चेक करने की कोशिश करो, यदि इसमें तो लगभग 37 मिनट का बन चुके हैं भाई, काफी लेंथी हो चुका है वैसे, लेकिन मैं ना सारी चीजें इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट है, पहला भाग है ये। सेकंड भाग आएगा मानव नेत्र का, जो कि छोटा सा होगा, ज्यादा नहीं, 5, 10, 15, 20 मिनट का होगा वो। तो ये अपना पहला भाग है। देखो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है और अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है। यानी जो उत्तल लेंस होता है किनारों से पतला, बीच में से मोटा होता है, और अवतल लेंस किनारों से तो मोटा, बीच में से पतला होता है, ठीक है। आगे सुना, लेंस के उपयोग। तो लेंस में सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग, तो सबसे पहली बात, जो मानव नेत्र होता है ना, इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। दूसरी बात, जो उत्तल लेंस होगा ये वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, मैंने बोला था वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा हमारी आंखों में जो लेंस होता है उत्तल लेंस, इसके द्वारा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पहली बात तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, और ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक व उल्टा, पहली चीज। दूसरी बात सुनिएगा कि जो उत्तल लेंस जो होता है, एक मिनट पूरा लेता हूं चलो इसको, वास्तविक उल्टा, वास्तविक व उल्टा। हाँ भाई, तो जो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होगा, कैसा इमेज बनाएगा? वास्तविक व उल्टा। दूसरी बात, ये जो उत्तल लेंस होता है ना, इसका उपयोग करते हैं हम दूरदृष्टि दोष में। क्या होता है अभी आगे बताएंगे, जो सेकंड भाग आएगा उसमें बताएंगे। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। इसका आप सुनना आगे। देखो उत्तल लेंस क्या करता है? वस्तु का छोटा इमेज भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है। तो जहां पर बड़े इमेज देखने हैं वहां पर उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे अपन। और इसके अलावा उत्तल लेंस प्रकाश के किरण को एक जगह इकट्ठा भी करता है। तो जहां पर इकट्ठा करना होगा वहां पर उत्तल लेंस काम मिलेगी। जैसे कागज को जलाने में, कागज को जलाने में, कागज जलाएंगे तो प्रकाश एक जगह इकट्ठा होगा तो ये तो जलेगा, तो कागज को जलाने में। इसके अलावा देखो आपका जो क्या नाम से सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम यही है, छोटी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। और बड़ा कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में, इसके अलावा जो आपका दूरदर्शी होता है,
टेलीस्कोप, उसमें इसके अलावा देखो आपको जो कैमरे होते हैं ना, कैमरे, आपके जो प्रोजेक्टर होते हैं, इन सभी में कौन सा लेंस काम में आता है? उत्तल लेंस काम में आता है। आगे सुनना, अब बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस का हम सिर्फ दो ही यूज याद रखना है। पहला यूज इसका है निकट दृष्टि दोष में, इंपोर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और एक होता है डोर लेंस, आपके जो दरवाजों में लगा होता है ना छोटा सा, क्योंकि ये अवतल लेंस वस्तु का छोटा इमेज बनाता है। छोटा सा लगा होता है, ऐसे देखेंगे तो बाहर जो खड़ा है ना पूरा दिख जाएगा, छोटा इमेज बन जाएगा उसका, क्योंकि अवतल लेंस वस्तु का छोटा इमेज बनाता है। तो निकट दृष्टि दोष में और डोर लेंस में अवतल लेंस का, और इन सभी में उत्तल लेंस का। आगे सुनेगा लेंस उत्तल। मुझे लगता है पीछे कुछ रह गया, दर्पण सूत्र रह गया आपका एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दर्पण सूत्र रह गया भाई कहीं कहीं। एक मिनट, हाँ ये देखो, ये रह गया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपको याद रखना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एफ का मतलब है फोकस दूरी, यू का मतलब बिंब दूरी, यानी वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है, और v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, यानी जो इमेज बन रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और एक है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि जो इमेज बनेगा वस्तु से कितनी गुना बड़ी या कितना गुना छोटा होता है। तो इसका आपको सूत्र याद रखना है आवर्धन का। इसका एक सूत्र, आवर्धन को m से दर्शाते हैं, इसका सूत्र होता है m बराबर h डैश बटा h। h डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h का मतलब है बिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। सवाल आ सकता है, आवर्धन का मान दे देगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे देगा, बिंब की ऊंचाई बोलेगा। तो m बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसका एक सूत्र और होता है, आवर्धन बराबर होता है माइनस का v बटा u। v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बन रहा है, u का मतलब बिंब दूरी, वस्तु दर्पण से कितनी दूर पर रखी है, आगे माइनस लगेगा। और एक सूत्र और होता है इसका, भाई ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर, तो ये चारों भी बराबर होंगे ना, h डैश, ये दोनों h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u, ये भी बन सकता है। ध्यान रखना, आगे सुनो। हाँ जी, लेंस सूत्र देखो, दर्पण सूत्र आपने लिखा था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस में कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर देना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। याद कैसे रखेंगे, ये क्या लेंस, लेंस से बनेगा लेस, लेस का मतलब कम करना, तो आपने कमी तो की है माइनस करके, है ना, माइनस में कम करना। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आवर्धन का सेम सूत्र होगा, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या आवर्धन बराबर, हाँ, m बराबर h डैश बटा h। h डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h का मतलब बिंब की ऊंचाई, या m बराबर v बटा u। दर्पण में यहाँ पे माइनस था, लेंस में नहीं होगा, ध्यान रखना, v बटा u। जब ये भी m के बराबर, ये भी m के बराबर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, h डैश बटा h बराबर v बटा u। बात एक ही है, आवर्धन हो गया। आगे सुनना भाई, लेंस की क्षमता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो परिभाषा, देखो लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम ये होता है कि वो प्रकाश के किरण को एक जगह, जैसे आपको वस्तु को दिखाएगा, मतलब लेंस का कुल मिला के काम है वस्तु को दिखाना, और वस्तु को दिखाने के लिए वो अपने आकार में परिवर्तन करता है, या तो प्रकाश के किरण को एक जगह इकट्ठा करेगा या प्रकाश के किरण को फैलाएगा। भाई वस्तु को देखना होगा तो लेंस का तो आकार बढ़ेगा या आकार घटेगा, और आकार बढ़ेगा घटेगा उसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरण है वो या तो इकट्ठी होती है या फैलती है। तो प्रकाश की किरण को इकट्ठा करना या फैलाना, ये जो क्षमता है ना, ये लेंस की क्षमता कहलाती है, पहली बात। और एक जगह इकट्ठा करने को बोलते हैं अभिसरण, क्या बोलते हैं भाई, अभिसरण बोलते हैं, और फैलाने को बोलते हैं अपसरण, क्या बोलते हैं, अपसरण। तो अभिसरण और अपसरण की जो मात्रा है कि लेंस के द्वारा प्रकाश के किरण को एक जगह इकट्ठा करना या फैलाना, ये जो क्षमता है ये लेंस की क्षमता कहलाती है। पहली बात, इसका सूत्र होता है, क्षमता को p से दर्शाते हैं, p फॉर पावर, p का मतलब होता है p बराबर 1/f, लेकिन ध्यान रखना है किस में होगी, मीटर में होगी। p का मतलब लेंस की क्षमता, और स्मॉल f का मतलब अगेन वही पहले बताया था, फोकस दूरी, ठीक है। तो p बराबर 1/f, लेकिन फोकस दूरी किसमें, मीटर में। यदि मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो सूत्र हो जाएगा 100/f, लेकिन अब f इसमें सेंटीमीटर में। तो p बराबर 1/f मीटर में, या p बराबर 100/f सेंटीमीटर में। मात्रा की बात करें तो मात्रक सूत्र से निकलता है, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है मीटर, मीटर है ना, फोकस दूरी, सॉरी फोकस दूरी कैसे मात्रक होते हैं, मीटर, तो 1/मीटर। यदि मैं इसको चेंज करूं, मीटर को ऊपर लेके जाऊं तो मीटर की घात 1 है, तो ये बन जाएगा 1 × मीटर की घात -1,
तो 1 से गुणा करेंगे तो मीटर माइनस 1 आएगा, मीटर इनवर्स आएगा। तो 1 बटा मीटर हो सकता है, मीटर इनवर्स हो सकता है। और मजे की बात, 1 बटा मीटर या मीटर इनवर्स को एक शब्द में बोला जाता है डायोप्ट्रे। क्या बोला जाता है? डायोप्ट्रे, जिसको हम डी से दर्शाते हैं। और क्वेश्चन यहीं से बनता है, लेंस की क्षमता का एसआई, ये सब ध्यान रखना, एसआई, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्ट्रे। क्या होता है? डायोप्ट्रे। एक बात तो सुन लो भाई, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। भाई आपके पास P बराबर 1/8 है मीटर में, यदि ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में ही होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो इसकी क्षमता भी माइनस में ही होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक। क्यों? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे सुनिएगा भाई। हाँ देखो, वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है कलर और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग होना, रंगों का अलग अलग होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। एक मात्र एग्जांपल आपको याद रखना है, इंद्रधनुष। कौन सा? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। बात करते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है रंगों का बिखरना, और इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है। 4 एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला एग्जांपल टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का है। सेकंड सुनना, 4 ने 5 एग्जांपल लिखा जो आपको 10th की बुक में दे रखे हैं। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग किसके कारण? प्रकीर्णन। तीसरा, गहरे समुद्रों में, गहरे समुद्रों में जल का नीला रंग, जल का नीला रंग किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चौथा आपको लिखना है सूर्योदय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त, यानी जब सूर्य उदय होगा और सूर्य छिपेगा के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या लाल की जगह रक्त जैसा दिखाई देना, ध्यान रखना। और एक और, खतरे के जो निशान होते हैं, खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग करना, किसके कारण? प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, और लाल रंग सबसे कम फैलता है, यानी सबसे दूर जाएगा, सबसे दूर जाएगा तो दूर तक दिखाई देगा। तो पांचों एग्जांपल किसके हैं? प्रकीर्णन के। टिंडल प्रभाव आपको इसका उदाहरण है, आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र में जल का नीला रंग, सूर्य उदय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, और खतरे के निशानों में लाल रंग का प्रयोग करना। ठीक है भाई, केवल एग्जांपल याद रखना है। लास्ट में व्यतिकरण, व्यतिकरण और विवर्तन। वैसे आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, विवर्तन तो फिर भी है, एग्जांपल नहीं है। देखो विवर्तन में आपको कौन सा एग्जांपल याद रखना है? जो आपने सीडी देखी है, जो आपने डीवीडी देखी है, सीडी डीवीडी जो कलर होता है ना, वो ऐसा कलर क्यों दिखता है? विवर्तन के कारण। और एक एग्जांपल जो होलोग्राम होते हैं, आपने देखा होगा ना, होलोग्राम कपड़ों में लगा होता है ना, होलोग्राम चमकता है, वो चमकते हैं किसके कारण? विवर्तन। ध्यान रखना, यदि विवर्तन ऑप्शन में नहीं है तो इनका राइट आंसर होगा अपवर्तन, और अपवर्तन भी नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन। ठीक है। व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण में आपको कौन से एग्जांपल याद रखना है? जैसे आपने साबुन का घोल बनाया, तो जो बुलबुले होंगे साबुन के पानी में चमकते हैं, व्यतिकरण के कारण। मोर पंख दे गए, किसके कारण चमकेगा? व्यतिकरण। कबूतर की गर्दन देखिए, वो चमकती है, इसके कारण। तितली के पंख चमकते हैं, इसके कारण। मोर की गर्दन चमकती है, इसके कारण। तो ये सारे कारण किसके हैं? व्यतिकरण के। यदि व्यतिकरण ऑप्शन नहीं होगा तो अपवर्तन आंसर होगा, अपवर्तन नहीं होगा तो आपका परावर्तन हो सकता है। बेस्ट आंसर व्यतिकरण, नहीं तो अपवर्तन, नहीं तो परावर्तन। इनका बेस्ट आंसर विवर्तन, विवर्तन नहीं है तो अपवर्तन, अपवर्तन नहीं है तो परावर्तन। तो ये कंप्लीट हो गई स्लाइड। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना, अधिकतम वीडियो को शेयर करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। एक और वीडियो आएगा, ज्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट का आएगा, उसके अंदर नेत्र से संबंधित, क्योंकि नेत्र भी प्रकाश में ही इंक्लूड होती है, तो उससे संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन है, वो सीधा आपको बताएंगे लाइन टू लाइन। तो वेट कीजिएगा। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और देखो मेहनत बहुत लगी भाई, इन चीज़ों को समझने में, देखने में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी बातें मैंने इंक्लूड की हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अधिकतम लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।